हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फंक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करेंगे। फंक्शन अगर हम देखें आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेंस एंड एडवांस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। तो वन डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी ये ऑलमोस्ट कैलकुलस का बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कैलकुलस का बेस बोला जाता है। और कैलकुलस तुम्हारा 33% आता है पेपर के अंदर। तो ऑलमोस्ट ये 33% ऑफ द टॉपिक पेपर में तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। इसको अच्छे से पढ़ना, पूरा ध्यान से कहाँ इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, आज हम केवल इसका बेसिक पार्ट देखेंगे, फंक्शन है क्या, इसके टर्मिनोलॉजी जैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, फंक्शन की मैपिंग क्या है, ये सब आज हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से कि हाँ कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस है क्या। फंक्शन को समझने के लिए आज एक एनालॉजी में पहले तुम्हारे को समझाना चाहूंगा, उस एनालॉजी से हम पूरे फंक्शन को समझेंगे। कैसे? फंक्शन को एक मशीन की तरह समझा करो बेटा। कोई सी भी मशीन होती है, उसके अंदर क्या होता है, हर मशीन में तुम्हारे को कोई ना कोई इनपुट देना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, तुम्हारे घर में एसी होगा, फैन होगा, उसके अंदर इनपुट क्या हो जाती है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी। उस फैन और एसी का आउटपुट क्या होता है, तुम्हें हवा देता है फैन, एसी तुम्हें ठंडी हवा देता है। तो सब हर मशीन में एक इनपुट होता है, इनपुट मशीन के अंदर जाता है, वो प्रोसेस होता है और तुम्हें आउटपुट मिलता है। इस एनालॉजी से क्या हम फंक्शन को समझ सकते हैं? हाँ समझ सकते हैं। फंक्शन में भी कुछ ऐसे ही रहेगा, तुम्हारा एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बोला मैंने, जैसे ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे x क्या रहेगा, तुम्हारा एक वेरिएबल रहेगा। ये चीज समझ में आई? तो एक इनपुट रहेगा और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिलने वाला है, एक आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। लेकिन फंक्शन हमेशा डिफाइन ऐसे रहेगा कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा। अगेन वापस बोल रहा हूं, हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल जाए। किसी मशीन में भी यही होता है, अगर एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल गए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी मशीन होगी उसका एक इनपुट पे एक ही आउटपुट देगी। मतलब कुछ इनपुट आया, उस पे फिक्स्ड आउटपुट यही मिलने वाला है। अगर हम चेंज करेंगे तो मशीन गड़बड़ हो जाती है। तो इसी तरीके से हम फंक्शन को समझ सकते हैं कि एक इनपुट पे क्या मिलेगा, हमें एक आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने एक फंक्शन बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बोला? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का काम क्या है, तुम कुछ भी इनपुट दो, कुछ भी इनपुट दो, तो उसको क्या करेगा, उसी से मल्टीप्लाई करके तुम्हें आउटपुट दे देगा। जैसे मैंने x को दिया तुम्हें 1, x इनपुट दिया 1, तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें आउटपुट मिलता है 1। मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मगर x इक्वल टू 2, इनपुट चेंज किया, वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, तो ये 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें आउटपुट क्या दे देता है, 4 दे देता है। 3 दिया तुमने x की जगह, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करके ये आउटपुट क्या दे देता है, तुम्हें 9 दे देता है। देता है नहीं देता? देता है ना। तो क्या कह सकते हैं हम, ये एक एनालॉजी है बेटा मशीन की तरह। ये मत बोल देना कहीं पे कि फंक्शन एक मशीन है, मशीन नहीं है, ये एक एनालॉजी है। हर मशीन में भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मगर ये जरूर बोल सकता हूँ मैं, हर मशीन जो चल रही है ना तुम्हारे, उसके पीछे एल्गोरिथम चल रही है, कोई ना कोई एक फंक्शन चल रहा है। तो ये अभी तुम्हारी एक बेस डेवलप हो रहा है। आगे तुम जब इंजीनियर बनोगे तब इन्हीं को ही तुम बड़े लेवल पे लेके जाओगे। समझ में आ रही है ये चीज? तो अब तुमने जब x इक्वल टू 3 इनपुट डाला तो तुम्हें आउटपुट मिला 9। ऐसे ही x इक्वल टू 4 डालते तो तुम्हें आउटपुट मिलता 4 इंटू 4 16। तो इसको एक बेस फंक्शन की हमने बेसिक एनालॉजी समझी कि इसको हमारे को एक मशीन की तरह हम समझ सकते हैं, जिसमें हम एक इनपुट डालेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे तो उस पर हमें कुछ ना कुछ एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की। समझ में आ रही है ये चीज? अब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट हो सकता है, यानी हर एक वेरिएबल पे एक फिक्स्ड वैल्यू पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। एक से ज्यादा मिला तो वो फंक्शन नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा रिलेशन। वो हम लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, अभी उस पे नहीं जा रहे, फंक्शन पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, और हर इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फॉर एवरी इनपुट तुम्हें को देयर इज आउटपुट, देयर इज वन आउटपुट, और फॉर एवरी इनपुट देयर विल बी आउटपुट। फॉर एवरी इनपुट तुम्हें क्या मिलने वाला है, देयर इज आउटपुट, देयर इज आउटपुट, ये मिलने वाला है। तो इन दो पे ही हमारी फंक्शन की डेफिनेशन डेवलप की गई है। जैसे अगर मैथमेटिकली मैं इसको मैपिंग से तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखाऊं, तो मैथमेटिकली अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो
फंक्शन क्या है, अगर मैपिंग से समझे तो फंक्शन को हम बोल सकते हैं फंक्शन इज अ मैपिंग, फंक्शन इज अ मैपिंग बिटवीन, फंक्शन इज अ मैपिंग किसके बीच में, बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूं मैं, मान लो एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में ये मैपिंग बोलेंगे। सच दैट, सच दैट वो मैपिंग स्पेशल टाइप की होगी, रिलेशन में भी हमने मैपिंग सीखी थी लेकिन ये स्पेशल टाइप की मैपिंग है, रिलेशन जैसी मैपिंग नहीं है। सच दैट ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, हैज यूनिक एसोसिएशन, यूनिक एसोसिएशन with element of set B, with element of set B। मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनिक एसोसिएशन एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट, इन दो चीजों पे ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें अभी हम ये ऊपर वाली डेफिनेशन में जो ऊपर जो समझा रहा था इस एनालॉजी से भी मैं काउंटर करूंगा। देखो हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है उसका है, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। और उन सेट ए के एलिमेंट का हैज यूनिक एसोसिएशन विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होनी चाहिए, यूनिक ही होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट अगर सेट ए का कोई एलिमेंट लेते हो तो उसका सेट बी के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट है तुम्हारे ए बी सी एंड डी, और ये सेट बी मान लिया मैंने, इसमें एलिमेंट है तुम्हारे 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ए का 1 के साथ एसोसिएशन हो गया मान लो, 2 का, बी का 2 के साथ हो गया, सी का भी 2 के साथ हो गया और डी का 3 के साथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का 1 से एसोसिएशन हो गया। अब इसको हम इनपुट आउटपुट से समझे तो अगर ए इनपुट डाल रहा हूं मैं, सेट ए तुम्हारा इनपुट हो गया, सेट बी तुम्हारा आउटपुट मानो, तो सेट ए अगर तुम्हारा इनपुट है और सेट बी आउटपुट है, तो तुम जब 1 इनपुट ए इनपुट डाल रहे हो, मान लो इनपुट ए आया तो आउटपुट क्या आ गया तुम्हारा 1 आ गया, बी इनपुट आया तो आउटपुट तुम्हारा 2 आ गया, सी इनपुट आया तो तुम्हारा आउटपुट 2 आ गया, और डी इनपुट पे आउटपुट 3 मिल गया, डी इनपुट पे आउटपुट 3 मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या ये डेफिनेशन कंसिडर हो रही है, क्या बोला था मैंने, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, क्या सारे एलिमेंट की इमेज मैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। तो ईच एंड एवरी तो हमारा फुलफिल हो गया। यूनिक एसोसिएशन, यूनिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ए का एक ही एसोसिएशन होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ए से दो एसोसिएशन मिल रहा है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है चीज, मतलब अगर यहाँ पे मैं ए से 1 और 2 दो पे डाल देता, जैसे मैंने मशीन में बोला था ना, हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, कभी भी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। ऐसे ही ए की मैपिंग किसी भी दो से नहीं होनी चाहिए, ए की मैपिंग किसी एक से ही होएगी। तो ए 1 और 2 से मिलना नहीं चाहिए, अगर ऐसा मिला तो हम नॉट अ फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होएगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी हो रहा है क्या, ए 1 से मिल रहा है, ठीक है, बी 2 से मिल रहा है, सी भी 2 से मिल रहा है। अब दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो बी और सी ये बिल्कुल सही है, मतलब बी और सी से अगर तुम यहाँ पे 2 को मिला रहे हो दैट इज करेक्ट, ये एकदम सही है। दो इनपुट का एक आउटपुट मिल सकता है तुम्हें फंक्शन में। और डी एक का एक, वो तो बिल्कुल मिल ही सकता है, ये चीज समझ में आ रही। तो एक से एक मिल रहा हो, दो से एक मिल रहा हो, तीन से भी एक ही मिल रहा हो तो भी चलेगा, मगर एक से कभी भी दो या तीन नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारी फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि ईच एंड एवरी, एक तो ए के सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए और यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब एक से दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हें बताना है वो फंक्शन है कि नहीं है, कुछ मैपिंग्स दूंगा वो बतानी है फंक्शन है कि नहीं है। जैसे ये ए सेट है, ए बी सी डी, ठीक है, और ये बी सेट है 1 2 3 4। बताओ ये फंक्शन होएगा कि नहीं होएगा। दूसरा और मैं एक दो बना देता हूँ फिर बात करते हैं। ए बी, देखो फर्स्ट केस, फर्स्ट फंक्शन होएगा कि नहीं होएगा ये बताओ। फर्स्ट में अगर तुम देख रहे हो तो ए की मैपिंग तो 1 से है, बी की मैपिंग
2 और 3 दो से हो रही है कि नहीं हो रही? एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं, नो सर, आपने अभी बताया कि एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए, ये यूनिक एसोसिएशन शो नहीं कर रहा है फर्स्ट वाला, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड में देखते हैं, ये ए बी सी तीनों 1 से मिल रहे हैं, वो हो सकता है 3 इनपुट पे एक आउटपुट आ सकता है। डी का 3 से हो रहा है, यानी सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन हो गया, बिल्कुल हो गया। सबके यूनिक एसोसिएशन हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। दैट मीन्स ये फंक्शन है। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं, ए का एसोसिएशन 1 से ठीक है, बी का 2 से, सी का भी 2 से, यहाँ तक सही है, लेकिन डी का एसोसिएशन, यहाँ डी खाली रह गया। कभी भी सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी ये डी खाली नहीं होना चाहिए था, तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। आई थिंक तुम्हारे को क्लियर हो गया होगा कि क्या फंक्शन है और क्या फंक्शन नहीं है बाय मैपिंग। क्लियर है? अब कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं हम मैपिंग के अंदर कैसे। जैसे तुम्हारे को कुछ टर्म्स बोलता हूं मैं, इमेज। अगर सबसे बोलूं इमेज, इमेज क्या होती है? इमेज, अगर तुम यहाँ पे मान लो दो सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी, इमेज क्या है? जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, सीधी सी बात, जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। मैंने मशीन बताई थी ना, एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा था, तो जो जो तुम्हारे आउटपुट आ रहे हैं ना, वो इमेज है। बस बात खत्म। इमेज आउटपुट किस में आएंगे? सेट बी में आएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? हमने सेट बी को क्या लिया? आउटपुट वाला। सेट ए को क्या लिया? इनपुट वाला। तो ए बी सी डी है, मान लो ये 1 2 3 4 5 है, तो ए से 1 जुड़ा, बी से 2 जुड़ा, सी से भी 2 जुड़ा, डी से 4 जुड़ गया। तो इमेज कौन कौन सी हो गई? अगर मैं इमेज का सेट बोलूं तुम्हारे को, तो इमेज कौन कौन सी हो गई? वो हो गई 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। क्लियर है ये चीज? जिन भी सेट बी के अंदर जो जो आउटपुट आ रहे हैं, सेट बी में जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स का आउटपुट आए, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है, मैंने कहीं नहीं लिखवाया। किसी कोई भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है? कुछ खाली भी रह सकते हैं। देखो अभी ऊपर वालों में खाली रहे थे, यहाँ पे देखो 4 खाली रहा था, लेकिन इसको फंक्शन बोला था हमने, बोला था ना, तो ये खाली रह सकते हैं, मगर जो जो आउटपुट आ रहे हैं वो क्या बोली जाएगी? इमेज। अब इमेज ये हुई, तो प्री इमेज क्या होगी? नेक्स्ट टर्म प्री इमेज। प्री इमेज हो जाएगी जो आउटपुट आ रहे हैं उनके वो आउटपुट किसके करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, यानी सेट है। सेट है के करस्पॉन्डिंग, सेट है के तो सारे एलिमेंट आने वाले हैं, तो प्री इमेज में तुम्हारा पूरा सेट आने, सेट ए आने वाला है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ए बी सी एंड डी। प्री इमेज का सेट क्या हो जाएगा? ए बी सी एंड डी। मतलब जो जो तुम्हारे आउटपुट आ रहे हैं उनके इमेज के करस्पॉन्डिंग कौन उसकी प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब जो इमेज है उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे 1 की प्री इमेज कौन है? ए। 2 की प्री इमेज कौन है? बी और सी, दो प्री इमेजेस है 2 की, और 4 की प्री इमेज कौन है? डी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम डोमेन। डोमेन, अब ये डोमेन, कोडोमेन भी पढ़ेंगे, रेंज भी पढ़ेंगे, ये तीनों एक साथ पढ़ी जाती है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यहाँ पे हम किससे समझेंगे? सेट से समझेंगे। बाद में हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में इसको हम वेरिएबल्स पे लेके जाएंगे, डोमेन कोडोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शंस के लिए, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए, वो भी सीखेंगे। वो एक अच्छा पार्ट है, उस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मेंस में देखने को मिल जाते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट्स पे देखते हैं डोमेन क्या है। अगर मान लो दो सेट है तुम्हारे ए और ये सेट बी, तो डोमेन क्या होएगा? तुम्हारी वो सारी वैल्यू जो कि तुम्हारी इनपुट है, ये मान लो फंक्शन के अंदर जो तुम वैल्यूज डाल सकते हो, किसी भी फंक्शन में जो तुम वैल्यूज डाल सकते हो, मतलब एक्स की जो जो वेरिएबल जो जो वैल्यूज ले सकता है उसको बोलते हैं हम डोमेन। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेगा? अब मान लो एक फंक्शन डिफाइन है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, देन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, फंक्शन विल बी द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, फंक्शन क्या होगा? सेट होगा ऑल द वैल्यूज ऑफ ए का। सॉरी, डोमेन विल बी द, डोमेन क्या होगी तुम्हारा? डोमेन होएगा सेट ए, मतलब ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए। तो यहाँ पे जैसे मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। डी है, ये 1 2 3 4 से मिल रहा है, तो ये 1 से मिला, ये 3 से मिला और ये 3 से मिला, 4 खाली छोड़ रखा है मैंने। ठीक है, ये भी 3 से मिल रहा है, 4 पे किसी की मैपिंग नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं डोमेन ऑफ फंक्शन देखना चाहूँ, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा ए बी सी एंड डी। सेट ए विल बी द डोमेन, इनपुट विल बी द डोमेन, जो हमारा इनपुट है वो डोमेन रहेगा, ऐसे समझना है। ठीक है, तो कोडोमेन नेक्स्ट, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन विल बी द सेट बी, डोमेन हो गया अपना सेट ए, तो कोडोमेन हो गया अपना सेट बी, मतलब जो जो आउटपुट आ सकते हैं। कोडोमेन मतलब जो जो आउटपुट तुम्हारे आ सकते हैं, मतलब जो जो वैल्यूज आ सकती है, जरूरी नहीं है वो आएगी, अगेन बोल रहा हूं, जो जो आ सकती है। जैसे सेट बी है, ए की मैपिंग सेट बी से होगी, यानी 1 2 3 4 में से कोई भी आउटपुट आ सकता था, तो कोडोमेन क्या हो गया? सेट बी, यानी इसका कोडोमेन क्या हो गया तुम्हारा? 1 2 3 एंड 4। क्लियर है?
देन सर रेंज क्या होएगा? अगर कोडोमेन तुम्हारा आउटपुट हो गया है मगर आउटपुट नहीं है ये, जो आ सकते हैं वो है, तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा जो तुम्हारे आउटपुट आ रहे हैं, मतलब जो वैल्यू आ रही है, यानी जो इमेजेस है। अभी इमेज पढ़ाई थी ना, इमेज क्या थी? जो तुम्हारी वैल्यूज आ रही थी। तो रेंज इज नथिंग बट इमेज ऑफ सेट ए। प्री इमेजेस की जो इमेज आ रही है उनको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगी तुम्हारी 1, 2 एंड 3। तुम देखो यहाँ पे आउटपुट मैंने 4 को नहीं मिला रखा है। अगर तुम देखोगे तो ये इसको ढंग से बना देते हैं ताकि तुम्हारे को क्लियर हो जाए। ये डी तुम्हारा 3 से जाके मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी रेंज क्या हो गई? 1, 2 एंड 3 हो गई। क्लियर है? जो तुम्हारी इमेजेस आ रही है। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है? चलो बढ़िया, एकदम क्लियर है। तो अब हम समझ लेते हैं, हमने समझा क्या अभी तक? फंक्शन समझा, उसके अंदर कुछ टर्म समझी। डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है हमारी इनपुट, जो भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। कोडोमेन जो हमारे आउटपुट आ सकते हैं। रेंज जो असली में आ रही है वो हमारी रेंज है। जरूरी नहीं है जितना हमने माना कि इस रेंज के अंदर आंसर आने वाला, इस सेट के अंदर आंसर आने वाला, मगर आंसर केवल 3 ही आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे। तो वो 3 तो रेंज में जाएंगे और पूरा सेट कोडोमेन में जाएगा। क्लियर है? अब इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं हम कि फंक्शन क्या होंगे। तो ग्राफिकल मेथड से अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ फंक्शन क्या है, तो ग्राफिकल मेथड से तुम क्या करोगे? किसी भी ग्राफ पे अगर तुम्हें पता करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है, तो क्या करोगे तुम? वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या कर दोगे? सीधा सा काम है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ। कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी तुम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो और अगर वो लाइन फंक्शन को दो जगह इंटरसेक्ट कर देती है, उस ग्राफ को, फंक्शन के जो ग्राफ है उसको दो जगह इंटरसेक्ट कर देती है, तो हम क्या बोलेंगे? वो फंक्शन नहीं, वो फंक्शन नहीं है। केवल एक जगह ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए वो लाइन। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वाई एक्सिस की एक लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल बोला मैंने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तुम्हारे को। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, मान लो ये वाली। तो क्या इस ग्राफ को ये दो जगह इंटरसेक्ट करी है कि नहीं करी? करी है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्स था, ये एक्स की कोई वैल्यू x1, इस x1 पे क्या दो y1 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक ये, दूसरा ये y1 और y2। तो एक x पे, इस x1 पे दो वैल्यू मिल गई क्या? y1 और y2। तो मैंने क्या बताया था? x1 क्या हो गया तुम्हारा? ये सेट a वाला मानो, y1 जो आउटपुट है वो सेट b मानो। तो क्या एक वैल्यू पे दो आउटपुट मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए ना, एक वैल्यू पे दो आउटपुट। तो ये हो सकता था क्या फंक्शन में? नहीं हो सकता था। मैपिंग से अभी सिखाया था कि किसी भी एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स अगर y एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन बनाते हो, ग्राफ कहीं पे भी दो बार कट कर जाता है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। सीधा सा सिंपल सा हिस्सा। तो क्या करना है तुम्हें को? ड्रॉ line parallel to y axis and if graph if line intersect the graph at 2 points, at 2 points, then the graph is not a function. Graph is not a function. वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये चीज समझ में आ गई सबको? इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? तो वो ग्राफ क्या नहीं होएगा तुम्हारा? फंक्शन नहीं होएगा। क्लियर? ठीक है। जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ तुम्हें, ग्राफ बना के देता हूँ, तुम बताना वो फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट कमेंट में लिख के बताओगे कि फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाला, सेकेंड ये बनाया मैंने, मान लो ये बना दिया। थर्ड ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कर देते हैं हम, और यहाँ पे मैंने इसके पैरेलल एक लाइन बना दी। फोर मैंने क्या किया, इस बार वाई एक्सिस के पैरेलल बना देते हैं। ये एक्स, ये वाई और ये बना। ठीक है। एक और ग्राफ बना लेते हैं हम, फिफ्थ, ताकि तुम्हारे को क्लियर हो जाए। कुछ ऐसा ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है। तो अब तुम्हारे को बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट वाला ग्राफ देख रहे हो तुम, तो फर्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया तुम्हारे को? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने। क्या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया क्या? यस। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अब तुम बोलोगे कि सर मैंने यहाँ पे तो यहाँ लाइन खींची, यहाँ पे तो केवल टच करके जा रहा है, एक बार ही जा रहा है। बेटा कहीं पे भी लाइन खींच सकते हो तुम, कहीं पे भी लाइन खींच सकते हो, और कहीं पे भी एक भी लाइन पे वो दो बार इंटरसेक्ट कर गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब जैसे सेकंड वाला, इसमें कहीं पे भी तुम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो,
सब जगह ये एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी एक x पे एक ही y की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अब तुम बोलोगे कि सर इस वाले x पे और इस वाले x पे दोनों पे सेम y की वैल्यू आ रही है, वो तो आ ही सकती है। हमने क्या किया था, a और b दोनों की इमेज 1 बन रही थी, हमने उसको सही बोला था ना। तो दो वैल्यू पे एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक वैल्यू पे दो आउटपुट नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। थर्ड वाला, यहाँ देखो, ये हर एक पे सेम ही वैल्यू आ रही है, ये x1 x2 x3 देख लो, सब पे y1 वैल्यू ही आ रही है, तो ये चलेगा क्या, यस इट इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है वो चलेगा, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं। बस यही कहानी ध्यान रखनी है। ये वाला देखो, अब यहाँ पे ये x1 है, लेकिन ये खूब सारे y दे रहा है कि नहीं दे रहा y1, तो खूब सारे आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये वाला देखा, यहाँ पे एक ही दे रहा है, यहाँ एक ही दे रहा है, यहाँ एक ही दे रहा है, लेकिन यहाँ अगर लाइन खींचोगे तो ये आउटपुट दे दिया, ये आउटपुट दे दिया, ये आउटपुट दे दिया, यानी यहाँ पे भी आउटपुट है, यहाँ पे भी है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो फिफ्थ इज नॉट ए फंक्शन। तो तुम्हारे को अब क्लियर हो गया होगा क्या फंक्शन है क्या नहीं है, ये हमने सेट से ग्राफिकल मेथड से देख लिया है बिल्कुल। अब आगे हम फंक्शंस पे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम और फर्दर स्टडी करेंगे, क्या कोडोमेन डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।